दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि दिल्ली में जिस तरह से चुनाव है, इसी के चलते इस वक्त मोदी जी के खर्चों का पूरा ब्यौरा खुलकर सामने आने लगा है। और वो केजरीवाल के साथ में, जिनके साथ उन्होंने हरियाणा में अपना एक हिडन गठबंधन किया था, क्योंकि जेल से बाहर निकालने के पीछे की जो पटकथा थी वो आप जानते हैं कि किस तरह से केजरीवाल को जेल से बाहर निकालते हरियाणा में उन्होंने इंडिया अलायंस के साथ अपना गठबंधन नहीं किया था केजरीवाल ने, और उन्होंने जो वोट काटी उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को गया था। इसी तरह से आज अब दिल्ली की बारी आ गई है तो मामला आमने सामने है, यानी कि जनता को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अव्वल दर्जे का इन्होंने बेवकूफी समझा हुआ है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपने अलायंस कर रही है और जनता के सामने कुछ और पेश कर देती है। अब खुलकर लड़ाई सामने जो आ रही है, इस ये सच है या ये झूठ है, ये भी समझने की जरूरत है। जो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपको याद दिलाऊं 2014 की बात अगर आपको बताई जाए, तो उस वक्त कैसे ओवैसी और नरेंद्र मोदी के बीच भी इसी तरह की जबानी जंग हुई थी और वो पूरी तरह से धार्मिक मामलों पर थी। तो उस वक्त भी उस जंग का फायदा बीजेपी को हुआ था। और अब जो ये हो रही है जंग दिल्ली को लेकर, इसका फायदा किसको होने वाला है और ये जंग किसके लिए ज्यादा जरूरी है, आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उन्हीं से समझेंगे। सर, ये तो समझ में आता है कि अपनी सुविधा अनुसार पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अपने अलायंस करती हैं और तोड़ देती हैं, बट इतना क्या हुआ कि आप कहने को तो इंडिया अलायंस में है केजरीवाल, लेकिन यहीं पर जब भी इंडिया अलायंस को उनकी जरूरत होती है खास मौकों पर, वहां पर वो साथ छोड़ जाते हैं। जैसे दिल्ली को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने वाले हैं, और उसको लेकर के भले ही कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है तमाम तरह की, वहीं हरियाणा में इस तरह से उन्होंने लास्ट मोमेंट पर कर दिया था, जिसके बाद एक के बाद एक करके तमाम नेता जो है वो जेल से बाहर आने शुरू हो गए थे। वहीं आज की तारीख में अगर इस परिस्थिति को देखें, जो जबानी जंग खर्चे को लेकर एक दूसरे की पोल खोलने को लेकर शुरू हुई है, ये सच है या ये झूठ है? केजरीवाल आरएसएस के आदमी है। केजरीवाल परिवार आरएसएस से जुड़ा रहा है। केजरीवाल खुद आरएसएस से जुड़े रहे हैं और जो उनका विवेकानंद ट्रस्ट है उससे जुड़े रहे हैं। केजरीवाल का जो उद्भव हुआ, जो राजनीति में पदार्पण हुआ, वो आरएसएस के द्वारा हुआ। आरएसएस ने एक साजिश की और उस साजिश में उसने अन्ना को इस्तेमाल किया, केजरीवाल को इस्तेमाल किया, और कुछ लोग इस्तेमाल हो गए इस उम्मीद में कि शायद ये कोई भ्रष्टाचार विरोधी कोई आंदोलन है। उसमें वो चाहे किरण बेदी हो, चाहे अन्य बहुत सारे लोग हों, उनमें बहुत सारे लोग तो खैर केजरीवाल ने उनको बाहर कर दिया। केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया या केजरीवाल के खिलाफ जब जब निशाने साधे गए, उसके पीछे कारण ये था कि राहुल गांधी उभर रहे थे। राहुल गांधी विकल्प बनते हुए दिख रहे थे, कांग्रेस विकल्प बनते दिख रही थी। आरएसएस की रणनीति ये होती है कि उसी के दो हाथ एक दूसरे के विकल्प दिखाई पड़े, उसी के दो विचार एक दूसरे के विकल्प में खड़े दिखाई पड़े, कोई दूसरे तीसरे विचार के लिए जगह ना हो। ये आरएसएस की रणनीति होती है। आरएसएस ने केजरीवाल को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वो कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित जो बहुत पॉपुलर थी और जिन्होंने दिल्ली की काया पलट कर दी, जिनको आज दिल्ली के लोग याद करते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ है शीला दीक्षित ने किया है, उस शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से बाहर कर दिया, वहां पर इस्तेमाल किया, उनको पंजाब में इस्तेमाल किया। अब फिलहाल भी आरएसएस और मोदी के बीच में जो भी स्थितियां हैं, आपने देखा कि उनको जेल भेजा गया सिर्फ उनको लीडर बनाने के लिए। ये उनसे बदला लेने के लिए नहीं भेजा गया, उनको प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया, उनको बड़ा लीडर बनाने के लिए। वो जेल जाएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, देश में वो विकल्प बनेंगे और बीजेपी के ही, आरएसएस के ही दो लोग एक दूसरे के विकल्प के रूप में नजर आएंगे और कांग्रेस और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उससे पीछे हटेंगे। जब वो छूटे हैं, छूटते ही सबसे पहला काम उन्होंने किया कि हरियाणा में जहां कांग्रेस पार्टी उनको 4-5 सीट दे रही थी और उससे ज्यादा सीट की उनकी हैसियत भी नहीं थी, लेकिन वो 4-5 सीट लेने के बजाय केजरीवाल ने पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ना उचित समझा और 1000, 2000, 4000 इस तरह के अपना वोट काटे और काट करके उसने कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है। अब जो भी लड़ाई अंदरूनी इन लोगों की है, उस लड़ाई में नरेंद्र मोदी ने ताल ठोक दिया है, वो केजरीवाल के खिलाफ खुद प्रचार करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी तो बहुत सारे प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर प्रचार करने पिछली बार नहीं गए। महाराष्ट्र की उनकी बहुत सारी सभाएं कैंसिल हो गई, हरियाणा में उनकी बहुत सारी सभाएं कैंसिल हो गई, लेकिन दिल्ली जैसा एक छोटा सा प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जैसा ही मान लीजिए उसको, जिसमें मुख्यमंत्री के पास सारी ताकतें नहीं है, पुलिस इत्यादि सारी राज्यपाल के पास है, वहां पर नरेंद्र मोदी ने खुद ताल ठोकने का इरादा कर लिया है कि वो यहाँ पर खुद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। अब ये लड़ाई आरएसएस की अंदरूनी लड़ाई का हिस्सा है कि केजरीवाल आरएसएस के आदमी है तो नरेंद्र मोदी उनको सबक सिखाना चाहते हैं,
या उनके बहाने आरएसएस को सबक सिखाना चाहते हैं, ये अभी समय के साथ मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बहाने जो मैंने एक दिन आपके डिबेट में एक बार कहा था, जब ये बात आई थी कि क्या आरएसएस में 2 टुकड़े होने जा रहे हैं, क्या आरएसएस में गुटबाजी होने जा रही है, और मैंने कहा था कि अच्छा होता कि गुटबाजी हो जाती तो इनके तमाम चीजें उजागर हो जाती, इनकी सच्चाइयां जनता के सामने आ जाती। अच्छा हो रहा है ये कि केजरीवाल, नरेंद्र मोदी और आरएसएस में जो भी अंदरूनी परिस्थितियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के तमाम खर्चों का ब्यौरा दिया है। वैसे उसमें नया कुछ नहीं है, सारा कुछ अखबार में, मीडिया में सारी कुछ आ गया है। नरेंद्र मोदी कितने लाख का सूट पहनते हैं, राहुल गांधी ने तो कहा ही था सूट बूट की सरकार, और उनके 10 लाख के सूट को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में प्रचार हुआ था। उसके बाद दिन भर में कितने कपड़े बदलते हैं उसका प्रचार हुआ। कितने अरब रुपए उनके केवल प्रचार पे खर्च हो गए हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। उनके जहाज की, उनका नया जो घर बन रहा है शीश महल, उसकी चर्चा ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये कोई केजरीवाल ने कोई नई बात नहीं कही है। और केजरीवाल ने अपने पापा को, यानी आरएसएस को, जो उनके बॉस है, उनको एक चिट्ठी भी लिखी कि देखो देखो भैया मुझे तंग कर रहा है, मुझे अपने हिसाब से मेरा काम नहीं करने दे रहा है। ये केजरीवाल ने अपने बॉस को चिट्ठी भी लिखी। अब ये जो लड़ाई है ये एक नया मोड़ ले रही है, और ठीक है, इसी बहाने कम से कम एक दूसरे को उजागर करें, दोनों नंगे हो, जनता की निगाह में दोनों की सच्चाई सामने आ जाए, और जनता जान सके कि दोनों असल में दोनों मिले जुले हैं, और दोनों की अच्छाई बुराई क्या है वो भी जनता की निगाह में आ जाए। जी विनीता जी, इसका परिणाम अभी दिल्ली सरकार के चुनाव, दिल्ली के चुनाव में देखने को मिलेगा। जी विनीता जी। सर, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये है कि जब एक दूसरे के खर्चों का ब्यौरा इतना खुल के दे रहे हैं, तो एक लाइन में ये बात तो साफ हो जाती कि आम जनता का जो पैसा है वो जहां आप ठीक है क्लास को मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, लेकिन खुद भी अच्छे खासा माल तो बटोरा ही जा रहा है ना। और इतने दुनिया भर के टैक्सेस लगे हुए मिडिल क्लास पर, जिसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है, और जो कि बेरोजगार है उसके लिए जॉब्स भी नहीं अवेलेबल हो रही हैं। तो ऐसे में क्या ये अपने आप में आई ओपनिंग नहीं है कि एक दूसरे के खर्चों की पोल्स ही खोल रहे हो, लेकिन सच तो बोल ही रहे हैं ना कम से कम इस मामले में। नहीं, सच है। और ये जो सारे खर्चे हैं, ये आम जनता जो गरीब है, जो फुटपाथ पर सोता है, जो फुटपाथ पर जिसके बच्चे पैदा होते हैं जिस औरत के, ये उसके मुंह पर तमाचा है। जो चौराहों पर खड़े हुए भीख मांग रहे हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जो गांव के किसान प्रतिदिन 5-6 किसान आत्महत्या करते हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जो प्रति घंटे 3-4 नौजवान आत्महत्या करते हैं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। जो तमाम हमारी माताएं बहनें करोड़ों की तादाद में शरीर बेचने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास रोटी कमाने का कोई तरीका नहीं है, उस साधन से रोटी कमा रही है, ये उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तमाम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है इन लोगों के बेतहाशा खर्चों के द्वारा। और सिर्फ खर्चों के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की तमाम घोषणाएं ये दोनों ही लोग कर रहे हैं, उसके द्वारा भी इस देश को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ तो तमाम नौजवानों को जो काम करके मेहनत की रोटी कमा के खाता था और स्वाभिमान से जीता था, उसको मुफ्त की रेवड़ियां और 5 किलो अनाज बांट करके उसको नकारा बनाया जा रहा है। वो अब ऐसा होता जा रहा है कि कुछ साल तक लगातार वो मुफ्त का अनाज खाता रहेगा, फिर काम करने लायक ही नहीं बचेगा। उसके हाथ पैर जवाब दे चुके होंगे, मेहनत कश नहीं बचेगा। तो एक तरफ मेहनत कश को आराम तलब बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके स्वाभिमान को छीना जा रहा है। उसका स्वाभिमान मर जाएगा, मानो भिखारी बन जाएगा। ये सारे ही काम ये दोनों लोगों द्वारा जो किए जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा अपराध है भारत देश के खिलाफ, और भारत देश की आम जनता के खिलाफ, भारत देश के मेहनत कश लोगों के खिलाफ, भारत देश की जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ, और भारत देश के जो किसान और खेती है उसके खिलाफ। आपको कल्पना है, मैं गांव गया था अभी थोड़े दिन पहले, वहां पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उस चक्कर में खेती बहुत कम होने लगी है। बहुत सारे खेत मुझको सूने दिखाई पड़े। मैंने पूछा ये सूने क्यों? बोले मजदूर नहीं मिल रहे, खेती नहीं हो पा रही है। और अभी उतने बड़े पैमाने पर मशीनरी भारत के किसानों के पास नहीं है कि वो मशीन की खेती कर सके, मशीन से बुआई कर सके, मशीन से कटाई कर सके, मशीन से बाकी सारे काम दवाई इत्यादि कर सके, वो उनके पास अभी नहीं है। उसके चक्कर में तमाम चीजों का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा। मेरे गांव में अरहर बहुत बोई जाती थी, अरहर का उत्पादन शून्य हो गया है, वहां पर गन्ने का उत्पादन शून्य हो गया है। तो ये परिस्थितियां कहीं न कहीं भारत देश के लिए बहुत आत्मघाती परिस्थितियां हैं। और ये सब मोदी की सरकार ने जो लोगों को आराम तलब बनाया है, मुफ्त का खाना बांटना शुरू किया है, उसके परिणाम स्वरूप हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सरकार हर दृष्टि से भारत के खिलाफ एक षड्यंत्रकारी सरकार साबित हो रही है, भारत का हर दृष्टि से अहित करने वाली सरकार साबित हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भारत के दुश्मन है या दोस्त, ये देश की जनता को तय करना पड़ेगा। जी विनीता जी। जी सर, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसी को लेकर के बनता है कि किस तरह से इस वक्त जो है चुनावी माहौल में ही सही नेता सच तो बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आखिरकार इनके पर्दे के पीछे है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू सर।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।